हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की दुनिया का सक्सेस मंत्र। कुछ इनसाइड डिटेल्स तो कारोबार से लेकर छोटे छोटे आइडियाज के बड़े बनने की, एक इंस्पिरेशन बनने की कहानी। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में रियल एस्टेट के बढ़ते दखल, बढ़ते दायरे की। जी हां, कोरोना काल में दुनिया जब डिजिटल होने लगी तो रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों ने भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्रमोशन और सेल्स पर ज्यादा ध्यान दिया। यही वजह रही कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े प्रॉप टेक स्टार्टअप की संख्या में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2016 से अगर इसकी तुलना हम करें, अगर इसको कंपैरिजन इसका करें, तो ये स्टार्टअप्स अब 700 गुना बढ़ चुके हैं। स्टार्टअप के आने से कंज्यूमर एक्सपीरियंस तो बेहतर हुआ ही, साथ ही ट्रेडिशनल रियल एस्टेट प्रैक्टिसेस को भी बेहतर होने का चैलेंज मिला। जी हां, जब आपको इस तरह की चुनौतियां मिलती हैं तो पूरी इंडस्ट्री में एक प्रतियोगिता का दौर चल निकलता है और वो हमें देखने को मिला। इस इंडस्ट्री की पूरी बिग पिक्चर क्या है, क्या इसके ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, कौन कौन से बड़े स्टार्टअप्स हैं जो एक की प्लेयर्स बनकर उभरे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, जरा बताएं, स्टार्टअप का ये जो रियल एस्टेट मंत्र है, इसमें आपकी फाइंडिंग्स कहती क्या है? जी बिल्कुल, हम जो है रियल एस्टेट के स्टार्टअप मंत्रा पे आज फोकस करने वाले और देखने वाले कि कैसे है रियल इंडस्ट्री भारत की। ऑफकोर्स आंकड़ों पे सबसे पहले फोकस करेंगे तो रियल एस्टेट बाजार जो है 2047 तक जो है $6 ट्रिलियन की जो है पहुंचने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट आई है नाइट फ्रैंक और नैरेडको की कंबाइंड रिपोर्ट। अब याद रखिए, जो करंट लेवल्स है वो ऑलमोस्ट $477 बिलियन का है, यानी कि करंट लेवल से अभी तक 2047 तक भारत की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 15 गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा इस साल भी देखें जो पी इन्वेस्टमेंट जो है $5 बिलियन से ज़्यादा का जो है इन्फ्लोज देखने मिला है। तो इस सेगमेंट में जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अहम ग्रोथ ट्रिगर क्या है इंडियन स्टार्टअप स्पेस के, और स्पेशली जो रियल एस्टेट सेगमेंट है उसमें लेके। ऑफकोर्स यहाँ देखें रेरा का लागू होना ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल आप कह सकते हैं जितने भी इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ऑफकोर्स इसके कारण क्या होता है, कंसोलिडेशन बाजार में देखने मिलता है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है संगठित प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसके कारण बड़े प्लेयर्स को मार्केट शेयर गेंस देखने मिलती है। लेकिन याद रखिए, ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि जो डिमांड आ रही है शहर से उसमें बहुत मजबूती देखने मिल रही है, और अगर उसकी कंजम्पशन की बात करें तो उसमें भी बहुत एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स सैलरीज में भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। उस तरह से आप देख सकते हैं कि मांग में जो है वो तब्दील होती है। ये तो हुई ग्रोथ ट्रिगर्स, लेकिन कुछ चुनौतियाँ ज़रूर है रियल एस्टेट सेगमेंट में। और ऑफकोर्स सबसे पहले जो चुनौती है वो है प्रोजेक्ट की डिलीवरी में देरी। इसके कारण क्या होता है कि ओवरऑल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफकोर्स इसके अलावा जो है लॉन्च प्राइसेस जो होते हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, उसमें भी जो है थोड़ी सी ऊंचे दाम रहते हैं। और जिस तरह समय बदलता है, स्पेशली कोविड के डिप के बाद, वहाँ से जो आप देख सकते हैं डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। अटके हुए प्रोजेक्ट्स भी बहुत रहते हैं, जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं। कुछ रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उनकी जो समय होती है लंबे अवधि की समय, उस पर इम्पैक्ट देखने मिलता है। और आखिर में जो है ऊंचे टैक्स और अतिरिक्त चार्ज, ये लेवल्स में भी जो है कभी कभी बायर सेंटिमेंट को जो है इम्पैक्ट करता है। तो हमने ग्रोथ की बात की, हमने चैलेंजेस की बात की, और ओवरऑल भारत की जो मार्केट पोटेंशियल है उसमें भी बढ़ोतरी देखने की बात की। लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप की फंडिंग की क्या मंत्रा है, ये हम लाते हैं फोकस पे। और याद रखिए 2018 से 2020 तक जो है आप कह सकते हैं $1.5 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग ईयरली बेसिस पे देखने मिली थी। हालांकि 2020 में ये फंडिंग कम हुई थी। लेकिन अगर पिछले 3 साल की फंडिंग के बारे में बात करें, 2021 में ज़रूर $1.5 बिलियन का फंडिंग आया, पर 2022 और 2023 इनमें जो है फंडिंग ड्राई अप हुई है। और एक टर्म आती है जिसको कहते हैं फंडिंग विंटर, उसमें जो है फंडिंग्स कम हो जाती है स्टार्टअप्स के, स्पेशली जो रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं उनमें भी फंडिंग जो है आपको कम देखने मिली है। तो हमने फंडिंग की भी बात कर ली, लेकिन सवाल उठता है कि कौन से ये स्टार्टअप्स हैं जो रियल एस्टेट में या प्रॉप टेक में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप रहेंगे उसके बारे में बता दूं, ये ऐप बेस्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं। दिग्गज नाम है नो ब्रोकर, 99 एकर्स, हाउसिंग.com और स्क्वायर यार्ड्स।
लेकिन इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जहाँ पे वो फोकस करते हैं को वर्किंग स्पेस पे, मतलब कि एक नॉर्मल वर्किंग स्पेस रहता है जहाँ पे वो अलग अलग लोगों को जो है बांट सकते हैं रेंट पे। तो बड़े नाम अगर बात करें तो ऑफकोर्स आपके टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये ज़्यादा दिखने मिलते हैं। वो नाम है टेबल स्पेस, वी वर्क और ऑफिस। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो स्टार्टअप स्पेस में रियल एस्टेट में को लिविंग का भी जो है बोलबाला हो रहा है, और यहाँ पे दो यूनिक नाम आते हैं स्टार्टअप से, वो है स्टैंजा लिविंग और जोलो। तो हमने ओवरऑल आपको जो है पूरी स्टार्टअप जगत की रियल एस्टेट को लेके भारत में उनकी क्या फंडिंग हुई है और ओवरऑल इंडस्ट्री का पूरा मंत्रा बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद इस शानदार जानकारी के लिए। तो देखा आपने स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या है पूरा ये इकोसिस्टम, किस तरह की इसके चैलेंजेस हैं, ग्रोथ के ट्रिगर से लेकर बिग प्लेयर्स तक की पूरी जानकारी, पूरी बिग पिक्चर शरद ने आपके लिए खींची। चलिए अब शो में जोड़ते हैं इस स्टार्टअप के रियल एस्टेट मंत्र की तमाम बातें तो आपने जान ली, अब जुड़ते हैं इस दुनिया के दिग्गजों से। जी हां, हमारे साथ हैं रफीक मर्चेंट, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, जाने माने रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं, इनके वीडियोस धूम मचाते हैं। और उनके साथ साथ हैं द रियल एसेट के फाउंडर गौरव गुप्ता साहब। गौरव और रफीक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत स्टार्टअप मंत्र में। और सबसे पहले रफीक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने बहुत से आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने रखे, इसके साथ ही शरद ने जो पूरी तस्वीर खींची कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। लेकिन जरा आप लोग तो धरातल पर हैं, आप लोग तो बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं इसमें। भारत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझा कैसे जाए? फिलहाल चूंकि कोविड का दौर निकल चुका है, तो अब ये मार्केट किस तरह का है, कोविड के टाइम किस तरह का डेंट लगा, जरा हमारे दर्शकों को इस बारे में पूरी जानकारी दें। तो आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के बाद पहले रियल एस्टेट, पैंडेमिक के पहले कोई भी उसकी कदर नहीं करता था कि रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, तो कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता था इन्वेस्टमेंट में भारत में। फिर जब पैंडेमिक हुआ तो पैंडेमिक में लोगों ने रियलाइज किया कि स्पेस बहुत कम है जहां हम घर में रह रहे लॉकडाउन में, तो हमारे पास पैसा भी है, डिस्पोजेबल इनकम भी है, तो हमें चाहिए कि इन्वेस्ट करना है। तो वही लोग फिर रुके हुए थे और यही देख रहे थे कि कब लॉकडाउन खत्म हो एंड देन वी कैन इन्वेस्ट, मतलब वो अपग्रेड करना चाहते थे स्पेस को। फिर पैंडेमिक के बाद जो वापस से बूम हुआ है रियल एस्टेट का, वो ट्रिमेंडस था, वो लोगों ने देखा और दैट वाज टेरिफिक। सो लॉट ऑफ मनी कमिंग इन इनटू इंडिया नाउ। अभी भारत में बहुत पैसा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और काफी सारे डेवलपर्स भी, न्यू प्लेयर्स भी आए हैं मार्केट में, और रेरा से भी रेगुलेट हो गया है सारा कुछ। तो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अभी राइट नाउ वी आर इन अ ग्रेट फेज इन इंडिया विद रिगार्ड्स टू रियल एस्टेट। बिल्कुल, ये तो मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह की तेजी अब नजर आ रही है पूरे रियल एस्टेट मार्केट में, और चाहे टियर 2 टियर 3 सिटीज हों, चाहे बड़े मेट्रो शहर हों, हर तरफ घर की अहमियत, प्रॉपर्टी की अहमियत, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, चाहे अपने लिए हो, वो बढ़ती जा रही है। गौरव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ग्रोथ के ट्रिगर्स को अगर हम देखें भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो जरा उसके बारे में बताएं कि ये ट्रिगर्स हैं क्या। तो अभी जो साइकिल चल रही है, इंडिया ने ऐसी साइकिल बहुत समय के बाद वापस इतनी तेजी रियल एस्टेट में देखी है। और जनवरी से मार्च के बीच में जो नंबर्स थे, उन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और अभी जो रुझान बन के आ रहा है वो लग्जरी प्रॉपर्टीज की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। बायर्स आज बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, और जैसे ही कोई अच्छी प्रॉपर्टीज और लोकेशन आती है तो उसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पे गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में हम देखेंगे तो 10 से 12 गुना सब्सक्रिप्शन आता है कुछ पे। एक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आ रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, रेरा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़कर आया है। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया का बेहतर हुआ है भारत वर्ल्ड ओवर के सामने, उसकी वजह से भी जो एफडीआई है वो उसका रुझान रियल एस्टेट में ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, और आज के दौर में जो ग्राहक है वो भी जागरूक हो गया है। तो आप उसके साथ जो है वो जो भी डील करें वो बेहतर
प्रोफेशनलिज्म के साथ करें, ये गुंजाइश बनाए रखिए, तभी बेहतर माहौल बनेगा। रफीक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई पर जरा फोकस करूंगा मैं। यहां की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखें तो अपने आप में अलग है। इस पर अगर फोकस करें तो किस तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं? मुंबई में अभी ऐसा हुआ है कि टाउनशिप्स आ रहे हैं। पहले टाउनशिप्स नहीं थे, तो अभी बड़े बड़े टाउनशिप्स आ रहे हैं। और देखो, मुंबई में तो लैंड बहुत कम है फिलहाल। तो और एक ट्रेंड आ रहा है, वो रीडेवलपमेंट का ट्रेंड ट्रेंड मैसिव है। मतलब सारी सारी पुरानी बिल्डिंग है, 30-40 साल पुरानी, और 30 इयर्स के बाद आप रीडेवलप कर सकते हो। तो सारे डेवलपर्स हैं जो रीडेवलपमेंट की कोशिश में हैं, और उनको वो प्रोक्योर कर रहे हैं वो सारी बिल्डिंग्स। आप कोई भी वेस्टर्न सबर्ब या ईस्टर्न या सेंट्रल में देखोगे तो रीडेवलपमेंट काफी हो रहा है, क्योंकि लैंड नहीं नहीं है, न्यू लैंड नहीं है। तो जो टाउनशिप की मैं बात कर रहा था, वो थाने, कल्याण, बदलापुर, पनवेल, वहाँ टाउनशिप आ रही है, 100 एकड़ की, फिर 50 एकड़ की, सो और बड़ी बड़ी टाउनशिप है। लेकिन इफ यू चेक इन मुंबई, अगर बोरीवली टू चर्च गेट, ईस्ट वेस्ट आप देखो, घाटकों पर देख लो, या तो फिर चेंबूर देख लो, या कोई भी एरिया देख लो, वहाँ रीडेवलपमेंट का ज्यादा ट्रेंड है। तो द डेवलपर्स, नए प्लेयर्स भी जो आए, वो रीडेवलपमेंट के उसमें देखते हैं, एंगल में देखते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये रीडेवलपमेंट और टाउनशिप, और तीसरा जो ट्रेंड है वो अम्यूनिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट अम्यूनिटीज का है। और स्टेट ऑफ द आर्ट अम्यूनिटीज है तो लोगों को पसंद है, एंड लोग उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है लोगों का, कि अम्यूनिटीज के साथ उनको देखना है। बिल्कुल। और मुंबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहां रेंटल इनकम भी ज़्यादा है, जहां पर प्रॉपर्टी के दाम भी आसमान छूते रहते हैं, और उन सब में आम लोगों को भी अफोर्डेबल हाउसिंग की पहुंच बना पाना, ये भी बड़ा चैलेंज है। और मेरे ख्याल से इस पे काम करने की तमाम स्टार्टअप्स और बिल्डर्स को ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रफीक, मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है। फेस्टिव सीजन करीब है, एक लंबा सिलसिला चल निकलेगा। ऐसे में जरा बताइए, बुकिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं? नए लॉन्च को लेकर क्या स्टेटस है अभी? फेस्टिव सीजन में मैं देखो, सारे मुझे फोन कॉल्स आते हैं, मैं बायर से वन ऑन वन रहता हूँ, सारे बायर्स मुझे फोन करते हैं। तो सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए ऑस्पिशियस है, हम फेस्टिव सीजन में इन्वेस्ट करेंगे। और काफी डेवलपर्स भी जो है वो फेस्टिव सीजन में लॉन्च करते हैं, और अच्छा डिस्काउंट के साथ करते हैं। और द लॉन्चेस आर वेरी गुड। और लॉन्च में अगर बायर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको काफी फायदा हो जाता है, एज कम्पेयर टू न्यू कंस्ट्रक्शन में लेंगे जो रेडी है, तो उनको काफी फायदा हो जाता है प्राइसिंग के सिलसिले में, और उनको टाइम भी मिल जाता है पेमेंट के सिलसिले में। तो फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो लॉन्च बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। जैसे मैं कहते रहता हूँ कि बहुत फैंटास्टिक लॉन्च है, और काफी सारे प्लेयर्स हैं जैसे मैंने कहा, और दे कमिंग अप इन बिग वे। सो वो ये वक्त की मतलब राह देखते हैं कि कब आए फेस्टिवल्स, और हम लॉन्च करें। और उसके लिए मैसिव इन्फ्लक्स आता है, मैसिव, बहुत लोग आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर 1000 फ्लैट लॉन्च करेंगे ना, तो उसमें से 700-800 फ्लैट बिक जाते हैं। इतना मैसिव रहता है 3-4 दिन में। बिल्कुल। फेस्टिव सीजन जो होता है वो एक बड़ा ही शुभ मौका होता है, एक पावन अवसर होता है, जब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, अपना नया कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। और इस लिहाज से जो है वो बड़ा मौका खास हो जाता है। लंबा सिलसिला निकल पड़ेगा, गणपति, उसके बाद आप दिवाली, दशहरा, फिर ईयर एंड तक क्रिसमस, बहुत सारी चीज़ें, और लोग इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। चलिए गौरव, आपके पास आना चाहूंगा। रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी बातों को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी चुनौतियां भी अपार हैं, और आज से नहीं है, शुरुआत से ही बनी हुई हैं। आज भले सुविधाओं का भरा पूरा संसार है, उसके बावजूद इस पूरे सेक्टर के चैलेंजेस को किस तरह से देख रहे हैं? अगर सेलर साइड की तरफ से देखा जाए तो एक जो हाई इंटरेस्ट रेट्स है, और जिसकी वजह से फंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है डेवलप सेलर्स के बिहाफ पे। और एक जो उसकी वजह से जो इंक्रीजिंग कॉस्ट भी है, सप्लाई चेन इश्यूज अपने देखा है पिछले कुछ सालों में रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना आज के लिए बहुत मुश्किल, एक लेवल बढ़ गया है जो कि पहले बहुत टाइम से हमने बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा है। तो उसकी वजह से सेलर को इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से ईएमआई का लोड उन पे बहुत ज्यादा बढ़ा है।
और कहीं ना कहीं एक जो स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रुझाव कम हुआ है। उसके अलावा एक कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स को डिलेड प्रोजेक्ट्स और लिक्विडिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पिछले साइकिल में हमने कुछ बड़े बहुत बड़े डेवलपर्स को बैंकरप्ट होकर देखा था, तो वो सेम साइकिल रिपीट ना हो इस वाली बुल साइकिल में, वो इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा उन चीजों में। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी हैं और उनमें सबसे बड़ी चुनौती जो रही है और जिसने एक तरह से जो पूरे मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब किया, वक्त पर डिलीवरी ना देना या ग्राहक के साथ धोखा कर देना। हालांकि रेरा आने के बाद चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई हैं, लेकिन अभी भी ये जो सबसे बड़ी अड़चन है इसको दूर करना होगा। रफीक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप देश के सबसे बड़े ब्रोकर हैं और आप की जो तमाम बातें हैं वो लोग बड़े चाव से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, लोग बड़ा ध्यान से आपकी एडवाइस को समझते हैं। ऐसे में जो आपकी दुनिया से जुड़े लोग हैं, जो ब्रोकर्स हैं और ख़ासतौर पे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए सबसे अहम एडवाइस आपकी क्या होगी? सबसे पहले उनको महारेरा रजिस्टर्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे ब्रोकर्स है जिसका रेरा नंबर है, और उनको हम एनकरेज कर रहे हैं। मैं काफी सारे इंस्टीट्यूट के साथ, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइड अप हूँ इसी सिलसिले में, कि हम ब्रोकर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि पहले आप रेरा रजिस्टर्ड हो। आप, यस करेक्ट है, लेकिन आपको एग्जाम देनी है। तो एग्जाम वो रेरा की एग्जाम है, उसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आप प्रिपेयर करते हो, 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर है या तो एजेंट है बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ये कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए, सारे डेवलपर्स के साथ बेचने के लिए। और उसमें रीसेल का भी काफी आ रहा है महारेरा में, कि रीसेल भी वो कवर हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो एग्जाम दिए बिना उसका कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले यही है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम यही अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपको एग्जाम देना है, उसके पहले आपको ट्रेनिंग लेना है। और सेकेंडली, द प्राइमरी मार्केट का बहुत स्कोप है। जैसे डेवलपर्स मार्केट है, डेवलपर्स काफी लॉन्चेस करते हैं। पहले क्या था, 2014 के पहले रीसेल मार्केट बहुत बूम था, मतलब कोई भी पुराना फ्लैट खरीदना बेचना, न्यू का कुछ वो ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था किसी को। आज न्यू मार्केट है, आज न्यू कंस्ट्रक्शंस है। तो बहुत काफी सारी इन्वेंट्री है, बहुत काफी सारे डेवलपर और सारे बायर्स न्यू में ही ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें न्यू ही लेना है। तो रियल एस्टेट ब्रोकर आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम एंड ट्रेनिंग, वो न्यू मार्केट पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो गुरु ज्ञान है रफीक की ओर से आता हुआ, ये गुरु ज्ञान तमाम ब्रोकर्स और स्टार्टअप्स ज़रा गौर से समझ लें, गौर से सुन लें, क्योंकि ये जो है वो पूरी इंडस्ट्री के सेंटिमेंट को बेहतर करने वाला है। गौरव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखें तो स्टार्टअप्स पे हम बात कर रहे हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ा है इस पूरी इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स का, उनका रोल किस तरह का है, ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में। काफी बदलाव हुए इस इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म अभी भी बाकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़ा कम ही रहा है। तो काफी स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहाफ पे प्रॉपर्टी सर्च, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से लेके हर जो फैक्टर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसमें बेटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत आसान हो रहा है प्रॉपर्टी बाय और मैनेज करना उनको। एक जो वर्चुअल रियलिटी फैक्टर बन के मिलता है कि काफी कॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो वहां कहीं ना कहीं वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हेल्प कर देता है कि लगभग प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी के बारे में 70 से 80% तक उनको सारी नॉलेज अपने घर बैठे बैठे हो जाती है, जिसकी वजह से बायर्स का भी टाइम बचता है और वैल्यू एडिशन होता है पूरी वैल्यू चेन में। एक कहीं ना फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी काफी इन्वेस्टर्स का रुझान, स्पेशली जो यंगस्टर्स है उनका रुझान बहुत बड़ा है। काफी स्टार्टअप्स इस स्पेस को भी कंटिन्यूसली रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल में प्रोवाइड कर रहे हैं टू इन्वेस्ट विद कंट्रोल्ड रिस्क। एक कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का बहुत आगे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इसको इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाने के लिए
उस प्रॉपर्टी में और इस अंडर स्पेस में काफी मेहनत कर रहे हैं, और आगे वाले फ्यूचर के लिए ब्लॉकचेन का भी बहुत इम्पैक्ट रहेगा सारे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को डिजिटली बनाने का। चलिए गौरव, अगला सवाल भी आपसे ही है। जरा अपनी कंपनी के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आने वाले वक्त में आप ग्रोथ को लेकर किस तरह का आपका नजरिया बन रहा है, आपकी कंपनी किस तरह से काम करती। Absolutely. So the real asset is there to help enable first-time generations investors in real estate. We realize that a lot of investors find it difficult to manage their properties and to invest. So my clientele is mostly NRIs and HNIs, and we help them navigate all the challenges in the real estate industry. और इसकी ग्रोथ बहुत फैंटास्टिक है। लास्ट 1 ईयर से वी हैव रिसीव्ड फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, एंड द होल आइडिया व्हाई आई स्टार्टेड दिस वाज टू ऐड प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रांसपेरेंसी टू दिस ओपेक इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो ये स्टार्टअप्स का जो पूरा प्रभाव है वो इस इंडस्ट्री पर बेहतर तरीके से नजर आ रहा है, और यही वजह है कि नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए तौर तरीके आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी। और चलिए आखिरी सवाल रफीक मेरा आपसे है, और ये सवाल क्या कह लीजिए, ये तो दर्शकों की डिमांड कह लीजिए। आपका अंदाज बड़ा दिलचस्प है, आप जब चीजें समझाते हैं या जब अपने कंज्यूमर को टारगेट करते हैं तो बड़ा दिलचस्प अंदाज में आप बातें करते हैं। आज आप ईटी नाउ स्वदेश पे हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को भी अपने अंदाज में जरा कोई खास मैसेज दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर जबरदस्त शो। और अगर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो आपको एक अफलातून रेरा प्रोग्राम का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा, और आप जोरदार रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, और ये यही तो क्वालिटी है, और यही वजह है कि ये पूरा शो जो है वो हम इन दिग्गजों के साथ जब बात करते हैं तो उनकी यूनिक जो क्वालिटी है उसके साथ बात करते हैं। और रफीक और गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इस पूरे सेक्टर को, स्टार्टअप्स के रोल को, इनको समझने में, चुनौतियों में, इन सब को बेहतर तरीके से हम समझ पाए आप सभी के इनसाइट से। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से शो में जुड़ने के लिए। तो इस पूरे इकोसिस्टम को हमने समझा और इसके फ्यूचर के बारे में भी बातचीत की। भारत के अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें ओवरऑल, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। 2016 में सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया मुहिम शुरू किए जाने के बाद से अब तक देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 21 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज की तारीख में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं। 2016 में इनकी संख्या 400 के थोड़े ऊपर थी। रियल एस्टेट सेक्टर ने कोविड के बाद टेक्नोलॉजी को अपनाया, और क्या तेजी से अपनाया। प्रॉप टेक की संख्या 200% सालाना की दर से बढ़ी है, और इससे ग्राहकों को प्रॉपर्टी खोजने के लिए बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। फोर्ब्स का एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक 90% जो उपभोक्ता हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, और 51% ऑनलाइन खरीदारी तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि किस तरह से इस सेक्टर में स्टार्टअप्स की भूमिका ने एक बड़ा फर्क पैदा किया है। उम्मीद करते हैं कि आज का स्टार्टअप मंत्रा आपको पसंद आया हो। आपके कुछ सुझाव हो तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर बताइए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।